अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? आई होप लास्ट लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड। इससे पहले हमने पढ़ा मैटर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है इम्प्योर, दूसरा होता है प्योर। उसके बाद हमने पढ़ा इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर क्या होता है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, ये तो मैंने बात रिपीट कर ली। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कशन की। अभी हम प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड की डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फोकस के साथ आप लोगों ने देखना है। इंशाल्लाह आखिर में आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखें, पहला पॉइंट तो यह है कि चूंकि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। पहला पॉइंट यह है कि आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। अभी सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि सर हाउ इट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो देखें, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं, और वो कैसे मिले? केमिकल कॉम्बिनेशन की मदद से। यानी जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो जाएं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो जाएं और उसके रिजल्ट में जो चीज बने, उसका नाम होता है कंपाउंड। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? डिफिनीशन को देख लें कि compound is made up by the chemical combination of two or more than two atoms elements in a fixed ratio by mass। इसका यह मतलब हुआ कि कंपाउंड बनेगा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कॉम्बिनेशन कर लें और उसके रिजल्ट में जो सब्सटेंस बने उसका नाम है कंपाउंड। अब यहां पर एक शर्त है, कंपाउंड के बनाने में एक शर्त है। कंपाउंड आप जब भी बनाएंगे और वो जिन भी एलिमेंट से आप उन कंपाउंड को बना रहे हैं, उन एलिमेंट्स की आपने फिक्स्ड रेशियो लेनी होगी। फिक्स्ड रेशियो का यह मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट की जो अमाउंट है वो आपने उस कंपाउंड में फिक्स रखनी है। ना तो उस एलिमेंट की अमाउंट आपने ज्यादा करनी है, ना उसकी कम करनी है। क्योंकि कंपाउंड में अगर आपने किसी एलिमेंट की अमाउंट यानी उसकी रेशियो यानी उसके नंबर को चेंज किया, उसके नतीजे में पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है। यानी पहले अगर एक कंपाउंड बन रहा था, आपने सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के अमाउंट को चेंज कर लिया, उसके रिजल्ट में इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि वो कंपाउंड ही पूरी तरह चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं, सिंपल से मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं H2O की, H2O, जिसको हम बोलते हैं क्या? वाटर। अब देखें H2O कैसे बनता है। H2O ऐसे बनता है कि H2O में दो क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। यानी हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, उसकी रेशो कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितने होते हैं? उसमें होता है 1 ऑक्सीजन। लेट मी चेक, क्या आपको दिख रहा है नीचे कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, विजिबल है। तो देखें, जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? बताएं। उसके रिजल्ट में बनेगा वाटर। अब देखें, मैं सिर्फ इन दो एलिमेंट्स में सिर्फ एक एलिमेंट के नंबर को चेंज करता हूं। यानी वाटर के लिए फिक्स्ड रेशो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर आपने वाटर बनाना है तो आपने हाइड्रोजन की अमाउंट हमेशा 2 रखनी है। अगर आपने वाटर बनाना है तो आपने ऑक्सीजन की अमाउंट हमेशा 1 रखनी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब मैं सिर्फ ऑक्सीजन की अमाउंट को चेंज कर रहा हूं। मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन को, कितने मैंने ले लिए? 2 हाइड्रोजन और उसके साथ मैंने ले लिए 2 ऑक्सीजन। आपको क्या लगता है अभी भी वाटर बनेगा? फिर भी वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। होना तो ये चाहिए था कि वही वाटर बने, लेकिन नहीं। जब आपने एक ऑक्सीजन को बढ़ा दिया है, यानी 2 ऑक्सीजन ले लिया आपने, तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है H2O2, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड। ये बात हमेशा आप याद रखें कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और H2O में आसमान और जमीन का फर्क है, यानी ये बहुत डिफरेंट कंपाउंड्स हैं एक दूसरे से। अब ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स बने, लेकिन ये किस चीज की वजह से बने? ये सिर्फ और सिर्फ बने only by changing the ratio of atoms in a given compound। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे देखें। जब भी कंपाउंड बनता है, हमने बात की, जब भी हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। मैं इसको वाइप कर रहा हूं। जब भी मेरे पास कंपाउंड बनता है, तो यहां पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट डज इट मीन? एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब दो एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो जाए, जब भी कंपाउंड बनता है और वो जिन भी एलिमेंट से मिलकर बनता है, वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्शन करेंगे। व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि when two are more than two substances interact with each other, यहां पर देखे जरा हैंडराइटिंग पर समझने की कोशिश करें, मैं रीड आउट कर लेता हूं। when two or more than two substances interact with each other and form an entirely new substance, what is mean by chemical reaction? केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन, देखें दो सब्सटेंसेस हैं मेरे पास है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मेरे पास है, ये है, सपोज कर लें ये है एक एलिमेंट, ये है दूसरा एलिमेंट, सही है। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में इन दो सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से कोई तीसरा प्रोडक्ट बने, कोई ऐसा सब्सटेंस बने जिसके प्रॉपर्टीज इंटायरली चेंज हो। इन दो सब्सटेंसेस है जिससे मिलकर वो सब्सटेंस बनी होती है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी आप लोगों के जहन में सवाल आया होगा कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक चीज है इन दोनों से बनी, और होना तो ये चाहिए था कि उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हो वो इन दोनों के साथ सेम हो, लेकिन क्यों सर वो चेंज हो गए? वो इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी एक एलिमेंट के एटम्स रिप्लेस हो जाते हैं एलिमेंट बी के साथ, और एलिमेंट बी के एटम रिप्लेस हो जाते हैं एलिमेंट ए के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो एलिमेंट है, मैं सपोज कर लेता हूं इनके दरमियान मैंने केमिकल रिएक्शन करवा लिया, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे होगा। देख लें, अब देख लें क्या हो गया। केमिकल रिएक्शन से पहले ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों के जो प्रॉपर्टीज थे वो चेंज थे, लेकिन जब इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ, ये इंटरेक्ट हुए, इसके रिजल्ट में ये न्यू प्रोडक्ट बना। ये न्यू प्रोडक्ट क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के दरमियान रीअरेंजमेंट हो गया। जब भी रीअरेंजमेंट होगा, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमेशा बनता है क्या? कंपाउंड। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब जब भी कोई कंपाउंड बन जाए, कंपाउंड चूंकि बनता है एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज होंगी, उस प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो इंटायरली पूरी तरह चेंज होंगी उन एलिमेंट से जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि वहां पर रीअरेंजमेंट हो गई है। रीअरेंजमेंट से पहले अलग सब्सटेंस था, रीअरेंजमेंट के बाद सब्सटेंस तब्दील हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन the properties of a compound is different from the elements from which
इट इज मेड। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन एलिमेंट से मुख्तलिफ होती हैं जिससे वो मिलकर बनता है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के दौरान एलिमेंट्स अपने जो ओल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉस्ट कर लेती हैं और इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। तीसरा पॉइंट जरा आप देख लें कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड द कंपोनेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज, यानी कंपाउंड बनने से पहले वो रिएक्टिंग एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज थे वो अपने प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर लेती हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज को खत्म कर लेती हैं, क्योंकि जब तक वो अपने प्रॉपर्टीज को खत्म नहीं करेंगी उस वक्त तक कंपाउंड नहीं बनेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा कोई एक मिसाल तो हमें दे दें। देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन को, मैंने ले लिया ऑक्सीजन को, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, उसके रिजल्ट में बन गया वाटर H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं 2H2O। देखें मेरे पास जो ये हाइड्रोजन है ये होता है गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन है ये होता है गैस फॉर्म में, लेकिन जब वाटर बन गया यानी कंपाउंड बन गया वो होता है लिक्विड फॉर्म में। कुछ घंटी बजी कि नहीं? मतलब सोचने की बात है कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बना वो तो इंटायरली चेंज है। होना तो ये चाहिए था कि हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, वाटर भी गैस होता, लेकिन वो तो लिक्विड है। सवाल क्रिएट हो गया कि नहीं? तो बेसिकली कंपाउंड का यही मतलब है कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली खत्म हो जाती है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो थी गैस वाली वो कंप्लीटली खत्म हो गई, ट्रांसफर हो गई किस चीज में? लिक्विड में। तो मैं बोल सकता हूं कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट से जिन एलिमेंट से ये मिलकर बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी कोई दूसरा मिसाल दे दें। दूसरा देख लें। दूसरा मिसाल मेरे पास है Na+Cl। सोडियम प्लस क्लोराइड जब रिएक्शन कर लेते हैं उसके रिजल्ट में बनता है NaCl। यहां पर देखें Na जो होता है ये बेसिकली होता है सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन जो होता है ये बेसिकली होता है गैस में, लेकिन जो NaCl होता है वो भी होता है सॉलिड में। अब देख लें, सोडियम की तो बात सही हो गई कि वो सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन तो गैस में है। होना तो ये चाहिए था कि NaCl हाफ गैस फॉर्म में होता हाफ सॉलिड में होता, लेकिन अगर आप NaCl टेबल साल्ट को देख लें तो सारा NaCl एक ही कंपोजिशन का होता है जो कि होता है सॉलिड। तो यहां पर फिर से ये बात क्लियर हो गई कि देखें जब ये NaCl कंपाउंड बन रहा था तो उसके रिजल्ट में ये जो उसके कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, जिन एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड बना है उन एलिमेंट्स ने अपने प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, लॉस कर लिया। उसके रिजल्ट में ये NaCl बना जिसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली इंटायरली चेंज है बाय इट्स कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखें, अगर एक कंपाउंड एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, अगर एक कंपाउंड एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है तो सवाल का जवाब तो बहुत ही क्लियर हो गया। तो जब हम कंपाउंड में उन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो हम कौन से मेथड्स को अप्लाई करेंगे? क्या हम फिजिकल मेथड्स को अप्लाई करेंगे कि हम केमिकल मेथड्स को अप्लाई करेंगे? सिंपल सी बात है, वो चीज दुनिया में हर वो चीज जो केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हो उसको जब भी आप एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो हमेशा 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 आप केमिकल तरीके को ही यूज करेंगे, और फिजिकल वो चीज जो फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हो उसको आप सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड को ही अप्लाई करेंगे। देख लें, तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी मैं इस NaCl को एक दूसरे से सेपरेट करूं, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, तो मैं इस NaCl को फिजिकल तरीके से तो बिल्कुल भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकता। इस NaCl को जब भी मैं सेपरेट करूंगा तो कोई केमिकल तरीका अप्लाई करूंगा। चलो इस NaCl को किसी केमिकल तरीके से सेपरेट करते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली अ केमिकल प्रोसेस
इलेक्ट्रोलिसिस में हम NaCl को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है, ये तो बहुत ही मुश्किल वर्ड है, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोलिसिस को आप लोग सही से जान लेंगे, और इंशाल्लाह वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का वर्ड नहीं है, ये आप लोगों के लिए इंतहाई पानी की तरह इजी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने लिखा है द एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स बट नॉट बाय फिजिकल मींस। यहां पर देखें, कंपाउंड जो होता है चूंकि एक प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस में अगर आपको याद हो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंस में हर एक पार्टिकल का जो कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। प्योर सब्सटेंस में हर पार्टिकल के प्रॉपर्टीज जो होंगे, चाहे वो फिजिकल होंगे चाहे वो केमिकल होंगे, इंटायरली सेम होंगे विद ईच अदर। चूंकि कंपाउंड एक मेरे पास प्योर सब्सटेंस है तो कंपाउंड जो होता है वो हमेशा होगा होमोजीनियस, वो हमेशा होगा होमोजीनियस। अब यहां पर बात आ जाती है, जिस तरह हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया, सिंबल। हम बोलते हैं कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल, सही है, बाय सिंबल। और इस सिंबल मतलब ये सिंबल का जो सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, बर्जीलियस ने 1814 में। सॉरी अगर मैं डेट में गलत हुआ हूं, आप भी चेक कर लें नेट में, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए कि वो खुद भी चेक किया करें। हर बार टीचर की नहीं माननी चाहिए, मैं खुद ये बिलीव करता हूं कि हर बार टीचर की नहीं माननी चाहिए। हो सकता है टीचर भी एक इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी गलतियां कर सकता है। तो कोशिश किया करें टीचर से भी सीखा करें और साथ साथ में अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको भी अपना एक दिमाग दिया हुआ है, सही है, तो वो यूज किया करें। हर किसी की हर बात माना नहीं करते, बेशक सीखा करें और साथ साथ में क्रॉस चेक भी किया करें, रिसर्च किया करें, सही है, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपका अपना दिमाग काम नहीं करेगा, काम करना शुरू नहीं करेगा, सही है। तो अपने न्यूरॉन को काम पर लगाएं, सही है, फिर वो तकड़े बनेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिस तरह हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया था बाय इट्स सिंबल, तो कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय इट्स केमिकल फार्मूला। व्हाट इज मीन बाय केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूले का मतलब होता है कि देखें, हर कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कुछ कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बना होगा, कुछ कंपाउंड 3, कुछ 4, कुछ 5, सही है। तो उस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल तो होता है। जब मैं किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं देख लूंगा कि वो कंपाउंड के कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम का अपना एक सिंबल है Na, क्लोराइड का अपना सिंबल है Cl। तो मैं क्या कर लूंगा, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल में लिख लूंगा और उन सिंबल को एक दूसरे के साथ अटैच करके लिख लूंगा, तो वो हो जाएगा इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। दूसरी बात, केमिकल फार्मूला आपको एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी देती है। देखिए, केमिकल फार्मूला से हम कितने इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं, यहां पर मैं इरेज कर रहा हूं। केमिकल फार्मूला जो होता है, अगर आपसे फॉर एग्जांपल कोई पूछे, फॉर एग्जांपल के सवाल आ सकता है कि केमिकल फार्मूला जो होता है ये हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है कंपाउंड के बारे में। तो पहली बात, केमिकल फार्मूला आपको बताता है टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी एक कंपाउंड किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। और केमिकल फार्मूला आपको दूसरा क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ एटम्स। देख लें, H2O, ये मेरे पास है एक केमिकल फार्मूला। पहले इंफॉर्मेशन इसने मुझे दी कि ये कंपाउंड जो है ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसने मुझे बताया टाइप ऑफ एलिमेंट या टाइप ऑफ एटम के बारे में। दूसरी इंफॉर्मेशन ये हमें क्या देता है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये हमें देगा नंबर ऑफ एटम। इस H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो केमिकल फार्मूला हमें कितने इंफॉर्मेशन देता है, 2 इंफॉर्मेशन। ये हमें बताता है क्वालिटी ऑफ एटम, दूसरा हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ एटम्स। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की कि आपको जितनी इजी वे से समझाया जाए, मैंने बहुत कोशिश की।
उम्मीद है समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम चूंकि ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं, सही है, क्योंकि अचानक बंदा छत पर नहीं जा सकता, आपने स्टेयर को लेना है, तो मैं बहुत ही इजी आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है इस कंपाउंड में हाई कंसेप्ट भी हो, लेकिन हम हाई की तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने बेसिक सीखना है। तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ें और खूब ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सही है। थैंक यू।